हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सॉइल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन सॉइल। इससे जो फर्स्ट लेक्चर था सॉइल के ऊपर, वो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में था कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विदरिंग, फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग एंड द बायोलॉजिकल विदरिंग। हमने इस सभी को फर्स्ट पार्ट में कवर किया है सॉइल के। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉइल about soil composition. So let's start. The soil is mainly composed of the mineral particles, organic matter, air and the water. तो जो soil है वो mainly इन चार से मिलकर बनी है, mineral particle, organic matter, air and water से। जो मिनरल पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर है ये दोनों मिलकर 50% कंपोजिशन जो सोइल की होती है वो मिनरल पार्टिकल ऑर्गेनिक मैटर, रेस्ट 50% जो कंपोजिशन होती है उसमें एयर और वाटर होते हैं। जो टोटल मिनरल की जो कंपोजिशन होती है उसमें जो 45% होते हैं वो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो टोटल जो 50% हो गया, हाफ 50% दैट इज मिनरल पार्टिकल्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर। जो मिनरल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर है ये दोनों की सॉलिड कंपोजिशन होती है। तो ये सॉलिड जो नेचर होता है सोइल का वो इन्हीं की वजह से होता है, दैट इज द सॉलिड कंपोजिशन ऑफ द सोइल। इसके बाद 25% एयर एंड 25% वाटर, तो मिलके इन दोनों भी 50% कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के। सो 45% मिनरल पार्टिकल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर एंड 25% वाटर। और हम चारों को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिनरल पार्टिकल्स। सो मिनरल पार्टिकल्स इंक्लूड्स द सैंड, सिल्ट एंड द क्ले। मिनरल पार्टिकल्स के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों आते हैं। ये तीनों मिलकर सोइल की कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी हो सकता है कि सोइल के अंदर सिर्फ सैंड हो, सिल्ट और क्ले ना हो, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स ना हो, या ये भी हो सकता है कि सोइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों के पार्टिकल्स हो। पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ सिल्ट के पार्टिकल्स हो, सैंड और क्ले के ना, तो एक के भी हो सकते हैं, तीनों के भी हो सकता है, कि दो के भी हो सकते हैं। So let's start with the sand. The sand particles are the largest among the three types, ranging in size 0.05 to 2 millimeter in the diameter. Soil के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड के होते हैं। सिल्ट और क्ले के कंपैरिजन में सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल सैंड के होते हैं, जिनका पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 0.05 से 2 मिलीमीटर तक का होता है। easily visible to naked eyes and feel gritty when touched. जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं हम उनको इजीली देख सकते हैं अपनी आंखों से, और जब हम सैंड को टच करते हैं तो वो बिल्कुल ग्रिटी दानेदार से हमें महसूस होती है। वी कैन इजीली फील देयर पार्टिकल्स, वो दानेदार होती है जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, वी कैन फील दैट। और जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दे आर नॉट टाइटली बाइंडेड, वो आपस में एक दूसरे से बहुत लाइटली बाइंड नहीं है, उनके बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस होता है उसी की वजह से दे प्रोवाइड गुड ड्रेनेज एंड द एरेशन इन दिस सॉइल। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वो स्पेस होता है, दे आर वेरी लार्जेस्ट पार्टिकल अमंग दिस थ्री, तो जिसकी वजह से सॉइल के अंदर से फिर जो हवा है, जो एयर है, वो इजीली पास हो सकती है, because they have this space in between them. We can easily see here. These are the sand particles. These are how we can see here. This is the sand, and we can see spaces between them. When we touch these sand, we will feel gritty. दानेदार सा हमें महसूस होगा, ठीक है? So this is the sand. Next is silt. जो silt के जो particles होते हैं वो sand के particles से small होते हैं. The silt particles are smaller than the sand particles but larger than clay particles. This is not clay. This is clay. जो सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड के पार्टिकल्स से तो स्मॉल होते हैं, लेकिन क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बहुत लार्ज होते हैं, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.02 टू 0.05। तो जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 0.02 से 0.05 तक होता है। वी कैन सी दिस इज स्मॉलर देन द सैंड पार्टिकल्स। द सिल्ट पार्टिकल्स आर फाइन एंड द स्मूदर देन द सैंड पार्टिकल्स। तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, ठीक है,
जब हम वो टच करते हैं तो दानेदार थोड़ा रफ होते हैं वो। लेकिन अगर हम सिल्क के पार्टिकल्स की बात करें तो जो सिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं एंड गिविंग द सोइल अ फ्लोर लाइक टेक्सचर, जिसकी वजह से वो सोइल को एक फ्लोर लाइक टेक्सचर देते हैं, राइट। Silt particles have better water and nutrient retention compared to the sandy soil, but they can be prone to compaction and are less fertile. तो जो सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, इसलिए वो अपने अंदर जो वाटर है उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव वाइड स्पेस इन बिटवीन देम, दे कैन नॉट स्टोर द वाटर। So the silt particles have better water and nutrient retention. तो वो easily अच्छे से in comparison to sand के comparison में जो उनके water और nutrient की जो retention power है वो बहुत अच्छी होती है, but they can be prone to compaction and are less fertile. लेकिन जो silt के जो particles होते हैं हम उनको compress कर सकते हैं, लाइक हम सैंड के पार्टिकल्स को इतना कंप्रेस नहीं कर सकते, हम सिल्क के पार्टिकल्स क्योंकि वो वाटर को भी स्टोर कर लेते हैं तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, और जो सिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होते। The silt particles are commonly carried by the water and deposited in the river beds and the floor plains. जो रिवर बेड्स होते हैं यहाँ पे वाटर फ्लोर है रिवर के अंदर, तो यहाँ पे जो रिवर के जो किनारे हैं यहाँ पे जो मिट्टी जो आती है ना पानी के साथ, भाव के साथ, तो दैट इज नथिंग एल्स द सिल्ट। यहाँ पे दिस इज द सिल्ट, इट हैज स्टोरिंग द वाटर, इस वाटर को स्टोर भी करती है, इट इज स्मूदर देन द सैंड एंड इट हैज द स्मॉलर पार्टिकल्स देन द सैंड। नेक्स्ट इज द क्ले। The clay particles are the smallest with a diameter less than 0.002 millimeter. जो क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं तीनों में, सैंड, सिल्ट एंड क्ले में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। जो क्ले है वो हमें स्टिकी, चिपचिपी हमें महसूस होती है, एंड प्लायबल व्हेन वेट एंड स्मूथ व्हेन ड्राई। तो जब जो क्ले है वो वेट, जब गीली होती है तो वो हमें बहुत ही स्टिकी और फ्लाइबल फील होती है, लेकिन जब जो क्ले है वो ड्राई होती है वो बहुत स्मूथ होती है। और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल है तो वो टाइटली बाइंडेड है, उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छे से वाटर को होल्ड करते हैं। वो वाटर को, अगर उन्होंने वाटर को होल्ड किया तो वो वाटर को वापस फ्लो नहीं होने देंगे, दे कैन इजिली होल्ड द वाटर, बट इन कंपैरिजन टू दिस सैंड, अगर वाटर को उन्होंने होल्ड किया है, दे हैव वाइड स्पेस इन बिटवीन देम, due to which the water can easily pass through them. Due to their small size, the clay particles have a large surface area which allows them to hold water and nutrients directly. तो जो क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर न्यूट्रिएंट्स को बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों में से सबसे अच्छी जो वाटर रिटेंशन पावर होती है वो किसकी होती है? दैट इज क्ले। क्ले सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करती है। The clay soils have the high water holding capacity but can be poorly drained and easily compacted. तो जो clay soils की water holding capacity सबसे ज्यादा होती है और इसको भी हम easily compress कर सकते हैं, जैसे कि हम silt को easily compress कर सकते हैं उसी तरीके से हम clay को भी easily compress कर सकते हैं। The relative proportion of the sand, silt and the clay in the soil is referred as the soil texture. ये सोयल के अंदर सैंड के पार्टिकल्स कितने हैं, सिल्क के पार्टिकल्स कितने, क्ले के पार्टिकल्स कितने हैं, इन सब की आपस में रिलेटिव प्रोपोर्शन कितनी है सोयल के अंदर, ये क्या बताता है सोयल के टेक्सचर के बारे में। ये सोयल कैसी होगी? अगर सपोज सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा है तो जो सोयल का जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा? ग्रिटी होगा, दानेदार होगा। बट अगर जो सोयल है उसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा तो सोयल कैसे होगी? स्मूथ होगी। So the relative proportion of the sand, silt and the clay in the soil gives us the soil texture. After this we have the organic matter. Next is the organic matter. Organic matter includes the living biomass, detritus and the humus. तो जो organic matter होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? living biomass, detritus and the humus. तो लिविंग बायोमास बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर, दिस ऑल कंस्टिट्यूट इन द लिविंग बायोमास।
डेट्रिटस जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो दे विल कम इन दी डेट्रिटस. So let's start. Living biomass. Living organisms that are present in this soil include the plants, animals and the microorganisms. कोई भी living organism जो soil के अंदर present है, वो क्या कर रही है, वो किसके अंदर आएगा, living biomass के अंदर. तो कोई भी living organism हो सकता है, plants भी हो सकते हैं, animals भी और microorganisms भी. But अगर ये organisms dead हैं, then they will come under the category of the detritus. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स मतलब कौन सा जो पार्ट है प्लांट्स का, वो सोइल के अंदर हमें देखने को मिलता है. मोस्टली रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर मोस्टली फाउंड इन दिस सोइल. एनिमल्स में हमें अर्थवर्म्स, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स हमें ये मोस्टली देखने को मिलते हैं सोइल के अंदर. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड दी फंजाई. तो जो बेसिकली जो लिविंग बायोमास होते हैं, ये सोइल की कंपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं सोइल के अंदर. अपार्ट फ्रॉम द कार्बन कंटेंट दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू दिस सोइल. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सोइल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं. लिविंग बायोमास के बाद नेक्स्ट इज डेट्रिटस. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिस इज द सोइल. सोइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये लीव्स का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लांट्स पार्ट है, अर्थवर्म्स है सोइल के अंदर. सो दीज आर द लिविंग बायोमास दैट आर प्रेजेंट इन दिस सोइल. नेक्स्ट इज द डेट्रिटस. Dead and decaying organic matter that accumulates on the soil surface. सोइल के सरफेस में कोई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो किसके अंदर आएगा, डेट्रिटस के अंदर. कोई ऑर्गेनिज्म है वो डेड है, तो अब वो तो डेड ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, कार्बन कंटेंट होगा और भी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो किसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे, सोइल के अंदर. When detritus decomposes, it contributes to the soil organic carbon content. जब जो डेट्रिटस डिकम्पोज होगा, जब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज कैसे होगा, जो लिविंग बायोमास प्रेजेंट है सोइल के अंदर, जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या अर्थवर्म्स जो प्रेजेंट है, वो उसको डिकम्पोज करेंगे. सो डिकम्पोजिशन के लिए, डेट्रिटस की डिकम्पोजिशन के लिए लिविंग बायोमास का होना भी बहुत जरूरी है. So when detritus decomposes, it contributes to the soil organic carbon content. तो क्या होगा उसके डिकम्पोजिशन से, सोइल के अंदर जो कार्बन का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. As detritus decomposes, जैसे ही detritus decompose होगा, तो उसके अंदर जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, सोइल के अंदर, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल. उस ऑर्गेनिज्म को वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले, जैसे सोइल से. अब जब वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो वापस न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, सोइल के अंदर. तो इससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो मेंटेन हो रही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल. अगर डेट्रिटस नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी. जो कार्बन कंटेंट है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सोइल के अंदर नहीं आ पाएंगे. और अगर लिविंग बायोमास नहीं होगा तो जो डेट्रिटस है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा. इसलिए दोनों का सोइल के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट्रिटस प्रोवाइड अ हैबिटेट एंड फूड सोर्स फॉर द डाइवर्स रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सोइल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उन सबका जो फूड है वो क्या, डेट्रिटस है. वो डेट्रिटस को ही खाते हैं और फिर उसी को डिकम्पोज करके उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल के अंदर रिलीज करते हैं. The decomposers and the other microorganisms feed on the detritus. जो जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो किस पर फीड करते हैं, डेट्रिटस पर. नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर इज द ह्यूमस. Humus is a dark organic material that forms as a result of the decomposition of the plants and the animals in the soil. सोइल के अंदर जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो गए, तो इनके डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना है अब सोइल के अंदर, वो क्या है, ह्यूमस है. दिस इज ह्यूमस, जो कि कोई भी मतलब जो हम कहते हैं ना, जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं वेजिटेबल्स के, या फिर जो सोइल के अंदर वैसे भी अगर कोई प्लांट है, डेड प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं वो है, या फिर और भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो डेड है, तो वहां पे उनके जो डिकम्पोज होने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस. दिस इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, खाद जिसको हम बोलते हैं.
So it is made up of the decomposition of the plants and animals in the soil. तो जो ह्यूमस है वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना. इट कंसिस्ट टू सब्सटेंसेस, ह्यूमिक सब्सटेंसेस एंड द नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस. ह्यूमिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? ह्यूमिक सब्सटेंसेस इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड. ये सारे ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं. सॉरी, ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर नहीं, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड. ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो कोई प्लांट है, एनिमल है, इनके ब्रेकडाउन होने से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं. So humic substances include the stable end products which are derived from the breakdown of the organic matter or the decomposition of the plants and the animals. अब जो humic substances हैं उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: humic acid, fulvic acid and the humic. तो मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो मैटर है 5%. अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लिविंग बायोमास. लिविंग बायोमास इंक्लूड्स द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज द डेट्रिटस. डेट्रिटस क्या है? डेड और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल के अंदर वो डेट्रिटस है. उसकी डिकम्पोजिशन होने से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल को मिलते हैं. डेट्रिटस के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इज द ह्यूमस. जो ह्यूमस है वो एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से मिलता है. अब जो ह्यूमस है वो बेसिकली दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है: ह्यूमिक सब्सटेंसेस एंड नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस. नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड. ह्यूमिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं? जो प्लांट्स, एनिमल्स है, और भी प्लांट्स एनिमल्स की बजाय अगर और भी कोई ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो उनके ब्रेकडाउन होने से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं. Now it is further categorized into the humic acid, fulvic acid and the humic. Humic acid is the largest fraction of the humic substances. जो humic substances है उनको further 3 में categorize किया है: humic acid, fulvic acid and the humic. तो जो humic substances है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो largest fraction होती है वो किसकी होती है? humic acid की. सबसे ज्यादा humic substances के अंदर humic acids पाए जाते हैं. जैसे डार्क कलर, जो ह्यूमिक एसिड होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं. दिस इज द ह्यूमिक एसिड, वी कैन से इट इज ऑफ डार्क कलर, insoluble in water under the acidic condition but are soluble in water under the alkaline condition. जो ह्यूमिक एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर insoluble होते हैं एसिडिक कंडीशंस पे. These are insoluble in water, वाटर के अंदर insoluble होते हैं एसिडिक कंडीशंस पे. बट जैसे ही कंडीशन एल्केलाइन हो जाती है तो ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं. The humic substances has the high molecular weight organic molecule. तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमिक एसिड के अंदर वो बहुत हाई वेट के होते हैं. नेक्स्ट इज द फुल्विक एसिड. जो फुल्विक एसिड्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होते हैं उनकी ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर. तो ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ह्यूमिक एसिड, और सबसे कम क्या होते हैं? फुल्विक एसिड. ये हर पीएच पर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, चाहे एसिडिक कंडीशन हो, चाहे बेसिक कंडीशन हो, चाहे न्यूट्रल कंडीशन हो. दे आर सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल पीएच. सभी पीएच पे ये वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है. द फुल्विक एसिड हैव येलो टू लाइट ब्राउन कलर. जो फुल्विक एसिड होता है इनका कलर कैसा होता है? येलो टू लाइट ब्राउन. जो ह्यूमिक एसिड होते हैं इनका कलर डार्क कलर होता है एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर अंडर एल्केलाइन कंडीशंस ओनली, while the fulvic acid are soluble at all pH and have the yellow to light brown color. Now the humin. Humin is insoluble in water at all pH. जो थर्ड जो कंपोनेंट है ह्यूमिक सब्सटेंसेस का वो है humin. ये भी वाटर के अंदर insoluble है लेकिन all pH पर. ये नहीं कि एल्केलाइन कंडीशन के अंदर सोल्यूबल और एसिडिक कंडीशन के अंदर इनसोल्यूबल है. सभी pH पर क्या है? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल. The humin is relatively resistant to the further decomposition and play a role in the soil aggregation and the water retention. जो ह्यूमिक एसिड और जो फुल्विक एसिड है हम इनको फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं लेकिन ह्यूमिन को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते और ये सोइल एग्रीगेशन और वाटर को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो ह्यूमस है उसके अंदर वाटर होल्ड करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द ह्यूमिन.
नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इज एयर। तो एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर। एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये। अब ये जो सॉइल के पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो ये स्पेस है, तो इन स्पेसेस के बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर that are not fixed with water। अब जो सोयल पोर्स हैं, जहां पर सोयल पोर्स के अंदर वाटर नहीं है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? एयर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड are the important constituent and their concentration in soil affects many processes like nitrification and denitrification। तो जो सोयल के अंदर जो एयर है, उस एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आर फाउंड इन दी अबंडेंस इन दी सोयल। और ये गैसेस जो है वो सारी प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है जो सोयल के अंदर होती है, जैसे कि नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। आफ्टर दिस सोयल एयर, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द सोयल वाटर। जो सोयल वाटर होता है, वो जो सोयल के अंदर जो स्पेसेस होता है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या होगा? वाटर होगा। बट उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इस वजह से सैंड के पार्टिकल्स वाटर को होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम वही बात करें क्ले के पार्टिकल्स की, वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर वो वाटर को क्या कर लेते हैं? होल्ड कर लेते हैं, उसको पास आउट नहीं होने देते। दैट्स व्हाई दे हैव द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। So water is present in spaces or the pores within the soil। soil के अंदर जो space होता है, जो pores होते हैं, उनमें क्या होता है? water होता है। water also constitute 25% of the soil। the water holding capacity of soil is defined in terms of the filled capacity। कि जो soil है वो कितना water hold कर सकती है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? it is defined in terms of the filled capacity। It represents the soil profile ability to retain the water after the process of initial drainage has ceased। कि जब एक बार वाटर जो सोयल के अंदर एंटर कर गया, अब वो जो वाटर है वो सोयल से एग्जिस्ट कर रहा है, वो वाटर से पास हो रहा है, लेकिन सोयल के पास क्या प्रॉपर्टी है? अगर उसके पास सैंडी कंपोजिशन है तो वो उसको पास होने देगी। अगर लेकिन उसके पास क्ले है, सोयल की जो कंपोजिशन है उसमें क्ले है, तो वो वाटर को पास नहीं होने देगी। तो वो डिपेंड करता है कि सोयल की प्रोफाइल कैसी है, उसके अंदर सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, कि वो सोयल को होल्ड कर पाएगी या नहीं। The water holding capacity of a soil depends on the soil texture। वही की सोयल का टेक्सचर कैसा है, सैंड ज्यादा है, सिल्ट ज्यादा है, क्ले ज्यादा है, तो सोयल कितना होल्ड कर पाएगी वाटर को, वो किस पे डिपेंड करता है? सोयल टेक्सचर पे। The structure of the soil, सोयल के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द सोयल पोर। जो सोयल पोर है वो आपस में कैसे अरेंज है, उनके बीच में ज्यादा स्पेस है, कम स्पेस है, तो इन सारी चीजों पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। द क्ले सोयल और द सोयल विद हाई ह्यूमस कंटेंट हैज द लार्जर फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी इज द कि सोयल कितना वाटर को होल्ड कर पाएगी। अगर सोयल ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाए तो उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो ज्यादा है। अगर सोयल कम वाटर को होल्ड कर पा रही तो उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो क्या है? कम है। जो क्ले सोयल है उसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है, और वही सैंड की जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। The clay soil and the soil with high humus content, और वो सोयल जिसके अंदर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है, तो वो सोयल क्या कर पाएगी? ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगी। The amount of water the soil contains at which the plants wilt beyond recovery is called the permanent wilting percentage। The amount of water soil contains, सोयल के अंदर कितना वाटर है, beyond which the plant wilts beyond recovery, कि कितना वाटर है सोयल के अंदर कि जिसकी वजह से जो प्लांट है वो विल्ट होगा, राइट। अगर सोयल के अंदर कम वाटर है तो जो प्लांट है वो इजीली विल्ट हो जाएगा, चाहे तो मतलब अगर पहले से प्लांट विल्टिंग स्टेज में था लेकिन अब वो रिकवर हो गया है, लेकिन अगर सोयल के अंदर वाटर ही नहीं है तो वो फिर वो विल्ट ही होगा, वो रिकवर नहीं होगा। तो कितना अमाउंट है वाटर की सोयल के अंदर जिसकी वजह से जो प्लांट है वो विल्ट हो रहा है इवन आफ्टर रिकवरी, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। कम से कम इससे ज्यादा वाटर तो होना ही चाहिए ताकि जो प्लांट है वो विल्ट ना हो।
The amount of water held by the soil between the filled capacity and the permanent wilting point is the plant available water or the water that is available for the uptake of plant. Filled capacity और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जितना भी वाटर होता है वो वाटर होता है जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, जिसको प्लांट यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए. Now, according to the nature of interaction between the soil particles and the water particles, the types of the soil water are कि जो soil particles है और जो water particles है उनके बीच में कैसी interaction है, इसके बेसिस पे जो soil water होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. Hygroscopic water, capillary water, gravitational water and the chemically bound water. जो hygroscopic water होता है वो वाटर होता है जो कि सोयल के पार्टिकल्स से क्या होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं. दीज आर द सोयल पार्टिकल्स. अब इन सोयल पार्टिकल्स से जो ये वाटर है ये टाइटली बाउंड है. दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द whole soil or in the whole composition of the soil, ह्यूमस वगैरह के अंदर, बट दिस वाटर इज बाइंड टू द सोयल पार्टिकल्स. बस इस सोयल के पार्टिकल्स से बाइंडेड है. This is strongly absorbed. This is hygroscopic water is strongly absorbed means कि जो soil के जो particles होते हैं उनसे strongly attached होता है. वो soil के particles के अंदर भी नहीं होता है space के अंदर, but that is just attached, that is tightly attached to the soil particles. Hygroscopic water exists at extremely low tension, which means it requires a significant amount of energy for plants to extract it. The plant fruits are unable to extract the significant force. So क्या कह रहे हैं कि ये जो water होता है ये जो soil के particles होते हैं उनसे बहुत tightly bound होता है. इसीलिए अगर plants को hygroscopic water चाहिए roots के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा force लगाना पड़ता है और वो इतना force नहीं लगा पाते हैं. इसीलिए जो hygroscopic water है वो plants के द्वारा utilize नहीं किया जाता. It is not utilized by the plants and this hygroscopic water is unavailable to the plants because it strongly absorbs to the soil particles. And for the plants to uptake this water, they need very significant force, very high amount of force, and they are unable to apply that force. Next type of the soil water is the capillary water. The water that is present in the thin and the narrow capillaries that is formed in the soil particles, that is formed by the soil particles, or the water that is held in a small pores against the force of gravity due to the capillary action. तो यहाँ पे बेसिकली जो soil particles है इनके बीच में ये water present है और यहाँ पे इनके ऊपर gravity का force भी लग रहा है, लेकिन ये जो gravity का force है इससे ज्यादा force इनकी capillary action का force होता है, जिसकी वजह से ये soil के particles के द्वारा बाइंडेड होते हैं. तो जो soil के particles है इनके बीच में ये water है और इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जो वाटर है ये सोइल के पार्टिकल्स के द्वारा हेल्ड है, इनके द्वारा स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है सोइल के पार्टिकल्स से. और यही वाटर है जो कि प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है. एक थिन फिल्म में यहाँ पे सोइल के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में ऐसे थिन फिल्म्स में प्रेजेंट है जो वाटर है और इस वाटर के ऊपर ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा है, बट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी it is held by the soil particles very tightly and this water is widely utilized by the plants and available to the plants. Next is the gravitational water. Gravitational water वो होता है जो कि soil के अंदर बहुत डीप में होता है. यहाँ पे soil particles है, soil के particles के चारों तरफ ये water है, लेकिन इसके उस वाटर के ऊपर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वाटर बिल्कुल सोइल के अंदर डीप जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है और जहाँ तक प्लांट्स की रूट नहीं पहुंच पाती क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लगता है, इसलिए जो वाटर है वो नीचे जाएगा और जो ग्राउंड वाटर होता है तो ये उस ग्राउंड वाटर की कंपोजिशन में हेल्प करेगा जो ग्रेविटेशनल वाटर है. और ये जो वाटर बहुत डीप होता है जहाँ तक प्लांट्स की रूट नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से this water is also not available to the plants. So this gravitational water perlocates deep in the soil due to the gravitational force of the earth. अर्थ के gravitational force की वजह से जो gravitational water होता है वो soil के अंदर बहुत deep होता है और ये जो gravitational water होता है ये plants के लिए available नहीं होता. Next is the chemically bound water. Chemically bound water जो water हमारे पास जो एल्यूमिनियम या आयरन और सिलिकॉन जो मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं या जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर, तो इन एलिमेंट्स के साथ जो वाटर
प्रेजेंट होता है, बाउंड होता है, वो वाटर होता है केमिकली बाउंड वाटर। जैसे कि हम बोलते हैं कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट, यानी कि उस आयरन ऑक्साइड के अंदर वाटर भी है, बट वो वाटर है क्या है, उस आयरन से क्या है, बाइंड है, तो वो वाटर है दैट इज केमिकली बाउंड वाटर। और जो केमिकली बाउंड वाटर है वो भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो जो प्लांट्स है वो केवल कैपिलरी वाटर लेते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड केमिकली बाउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द plants. So this is all about today's lecture. So thank you everyone.